हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर. Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. So ईश्वरन स्टोरी सुना रहा है कि जिस प्लेस से वो आता है, द प्लेस आई कम फ्रॉम, या जिस प्लेस से मैं हूँ या जहाँ पे मैं रहता था या जो मेरा नेटिव है, तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन समबडी सेज कि जहाँ से वो आते हैं, दैट मीन्स वो उनका नेटिव है। वो जगह जो ईश्वरन की नेटिव है वो क्या है, फेमस है टिम्बर के लिए। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर एक स्पेशल वुड होता है जिसको स्पेशली बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। यूज फॉर बिल्डिंग। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। रिचली का मतलब होगा बहुत ही घना, एंड वुडेड का मतलब फिल्ड विद ट्रीज। सो रिचली वुडेड का इन शॉर्ट मतलब हो जाएगा फिल्ड विद अ लॉट ऑफ ट्रीज। सो उस प्लेस के अराउंड फॉरेस्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा पेड़ों से भरे हुए थे। द लॉग्स, जो भी ट्री के लॉग्स होते हैं, इस तरह के कटे हुए ट्रंक्स, ये हॉल किए जाते थे। हॉल करना यानी पुल करना, पुल्ड या कैरीड, किसमें? लॉरीज में, एलिफेंट्स के द्वारा। तो इस तरह से एलिफेंट्स जो है इनको पुल करके लाते थे। नॉर्मली क्या किया जाता है, इनको चेन से बांध के या रस्सी से बांध के हाथी के बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो घसीटते हुए इसको लेके जाते हैं। एंड यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कैसे वो हेल्प कर रहा है उसको ऊपर स्लाइड करके लॉरी में लोड करने में। तो इस तरह का सिस्टम रहता है जहाँ पे भी एलिफेंट्स रहते हैं, वो इस तरह से टिम्बर इंडस्ट्री को नॉर्मली हेल्प करते हैं। They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. ये क्या है? बहुत ही बड़े वेल फेड, मतलब अच्छे से खिलाए पिलाए जाते हैं वो। ये बड़े बीस्ट हैं। बीस्ट आप किन्हें कहते हैं? बीस्ट वर्ड जो है आप वाइल्ड या बड़े डेंजरस एनिमल के लिए आप यूज करते हैं। सो लार्ज डेंजरस एनिमल। एंड इनफैक्ट बीस्ट वर्ड का इस्तेमाल आप इंसानों के लिए भी करते हैं। व्हेन यू ट्राई टू से कि कोई एक पर्सन बहुत ही डेंजरस है और एक वाइल्ड एनिमल की तरह उसका बिहेवियर है, देन यू से समबडी इज अ बीस्ट। या अगर आप कहना चाहते कि कोई बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा है, तो यू कैन से ही इज और शी इज बिल्ट लाइक अ बीस्ट। तो बीस्ट का जो मीनिंग है वो है कि कोई बड़ा और डेंजरस सा एनिमल। सो ये जो एलिफेंट इतने बड़े होते हैं, इतने अच्छे से खिलाए पिलाए जाते हैं कि एकदम बीस्ट की तरह दिखते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वो वाइल्ड हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स एलिफेंट जो है एक वाइल्ड एनिमल है, बट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब भी इनको इस तरह से कामों में लगाया जाता है, तो ये आप इन एलिफेंट्स को वाइल्ड नहीं कहेंगे, आप इनको टेम कहेंगे। टेम मतलब इनको बेसिकली पाल लिया जाता है, अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। बट ये जब टेम से अगेन वाइल्ड हो जाते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो बहुत सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस महावत भी, महावत मैंने महावत, तो ये हिंदी से ही वर्ड लिया गया है इंग्लिश में। सो महावत कौन होते हैं? जो हाथी की देखभाल करते हैं। तो ये जो सबसे एक्सपीरियंस महावत भी हैं, वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। सो इस प्रोलॉग के बाद, तो जो भी इसने यहाँ से यहाँ तक सुनाया हमें, वो क्या था? एक प्रोलॉग की तरह था। सो प्रोलॉग क्या होता है? सो प्रोलॉग आपने देखा होगा, जब भी आप किसी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रोलॉग होता है। इनफैक्ट पहले कभी कभी मूवीज के पहले भी एक प्रोलॉग दिखाया जाता था। सो प्रोलॉग का मतलब होता है अ सेपरेट इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स आपकी एक मेन स्टोरी है एंड हर एक स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन भी होता है, बट प्रोलॉग डायरेक्टली उस स्टोरी का इंट्रोडक्शन नहीं है। इट्स नॉट एन इंट्रोडक्शन टू दैट स्टोरी, एक सेपरेट इंट्रोडक्शन है। एंड नॉर्मली इनका इस्तेमाल, प्रोलॉग का इस्तेमाल एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए किया जाता है, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। तो इनका यूज़ क्या है? अगर ये स्टोरी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? ये समथिंग लाइक कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईश्वर ने कैसे कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, उसने बताया कि हाथी इंसानों के बीच में रहते हैं, इंसानों के साथ काम करते हैं, लैंड कभी कभी वो इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। सो दैट मीन्स इसने एक इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि हाथी इंसानों के साथ काम कर रहा है, बट वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। तो इसका मतलब इससे रिलेटेड वो कुछ अपनी स्टोरी में यूज़ करेंगे, तब आप रेडी रहेंगे कि हाँ, वेदर आपको बिलीव करना चाहिए उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कि नहीं। क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने बता दी है, तो आपके लिए थोड़ा रिलेट करना
ईजी हो जाएगा। सो हम देखेंगे इस स्टोरी को जब हम आगे पढ़ेंगे कैसे इस प्रोलोग का यूज़ होगा इस ईश्वरन की मेन स्टोरी में। सो इस प्रोलोग के बाद ईश्वरन क्या हो जाता है, लॉन्च इनटू। सो लॉन्च इनटू का क्या मतलब है, स्टार्ट एनर्जेटिकली। जैसे कि आप किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, पूरा एनर्जेटिकली पूरी स्पीड में ऊपर जाता है वो, तो दैट मीन्स यहाँ पे कि वो एकदम एनर्जेटिकली स्टार्ट करता है। इलेबोरेट, इलेबोरेट का क्या मतलब है, इलेबोरेट का मतलब होता है डिटेल्ड। डिटेल यानी बहुत सारी डिटेल्स के साथ भरी हुई। एनेक्डोट, एनेक्डोट किसे कहते हैं, सो एनेक्डोट हम ऐसी शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी को कहते हैं जो किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती है, किसी रियल पर्सन पे बेस्ड होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी लाइफ की कोई स्टोरी किसी को सुनाएंगे तो वो एक तरह से एनेक्डोट हो जाएगी। सो शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ अ रियल इंसिडेंट और अ रियल पर्सन। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. तो ईश्वर ने डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट की। उसने क्या कहा कि एक दिन एक टस्कर, सो टस्कर क्या है, सो टस्कर बेसिकली यहाँ पे एलिफेंट को कह रहे हैं आप, एंड ये रेफर कर रहा है उनके इस टस्क्स को। सो ये जो हाथी के दांत है इसको आप टस्क कहते हैं। एक और ऐसा ही जानवर है जिसे टस्कर कहा जा सकता है, दैट इज अ वाइल्ड बोर। तो जंगली सुअर जो होते हैं उनके भी इस तरह से बड़े बड़े टस्क्स होते हैं, तो आप उनको भी टस्कर कह सकते हैं। बट बिकॉज यहाँ पे हम हाथी का कॉन्टेक्स्ट दिया गया है तो ये अंडरस्टूड हो गया कि हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं। तो एक दिन एक हाथी जो है टिम्बर यार्ड से, टिम्बर यार्ड जहाँ पे बेसिकली सारे लकड़ियों को काट के इकट्ठा करके रखा जाता है, वो टिम्बर यार्ड्स को एस्केप करके बाहर घूमने लगता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्प करना यानी कुचलना। तो सारे बुशेस जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको कुचलने लगता है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर, जितने भी लताएं हैं उनको टीयर करने लगता है, निकालने उखाड़ने लगता है। एंड जितने भी ब्रांचेस है अपनी मर्जी से तोड़ने लगता है। एंड ईश्वरन बोल रहा है, यू नो सर, आपको पता है हाथी कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। तो हाथी नॉर्मली अगर आप देखेंगे इस तरह से जब भी वो पागल हो जाते हैं, या तो किसी स्ट्रेस की वजह से या तो गुस्सा अगर होते हैं वो, तो इस तरह से वो डिस्प्ले करते हैं अपने इमोशंस, पेड़ों को तोड़ने लगते हैं, हर चीज़ को कुचलने लगते हैं। तो ये नॉर्मल है एक एलिफेंट के लिए, एंड वही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। एंड ईश्वरन इतने ज़्यादा कॉटअप हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो कॉटअप होना यानी गेट इन्वॉल्व। सो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्साइटमेंट पे अपनी ही स्टोरी के, कि वो फ्लोर से उठ के, तो ज़मीन पे बैठ के वो कहानी सुना रहे थे तो एकदम उठ जाते हैं, एंड एकदम हाथी को एम्यूलेट करने के लिए, एम्यूलेट करना है ना किसी चीज़ को इमिटेट करना, मैच करने की कोशिश करना इमिटेट करके। सो मैच बाय इमिटेशन, किसी चीज़ को बेसिकली कॉपी करने की कोशिश करना, उसको एम्यूलेशन कहते हैं। तो उसको मैच करने के लिए, उसकी हरकतों को मैच करने के लिए वो क्या करते हैं, फ्लोर से उठ के एकदम उछलने लगते हैं और अपने पैरों को स्टैम्प करने लगते हैं, मतलब ज़मीन पर ठोकने लगते हैं, दिखाने के लिए कि इस तरह से एलिफेंट कुचल रहा होगा। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. तो जो एलिफेंट है वो आउटस्कर्ट्स, टाउन के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया है। आउटस्कर्ट है ना बाहरी इलाका या आउटर पार्ट। सो टाउन के बाहरी इलाके पे पहुंच गया, सारे फेंसेस को तोड़ रहा है, जो भी फेंसेस लगी हुई हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं उनको तोड़ रहा है, जैसे कि वो मैच स्टिक्स हो, जैसे माचिस की तिल्लियाँ हो। इट केम इन टू द मेन रोड, अब वो सब कुछ तोड़ते हुए मेन रोड पे आ गया। एंड जो भी स्टॉल्स हैं, जो भी बेसिकली रोड साइड स्टैंड्स होते हैं, जो शॉप्स होते हैं, उनको तोड़ने लगा है, जो कि फ्रूट्स को सेल कर रहे हैं, मड पॉट्स जो मिट्टी के बर्तन है उसको सेल कर रहे हैं, और जो भी कपड़े सेल कर रहे हैं। तो ये स्टॉल्स मतलब रोड साइड शॉप्स। People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. People ran helter-skelter. Helter-skelter का क्या मतलब है? ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन में इधर उधर दौड़ रहे हैं, और इन पैनिक यानी दहशत में, डर के कारण या दहशत में इधर उधर घूम रहे हैं। एलिफेंट जो है अब एक स्कूल के ग्राउंड में घुस गया है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। एंड वो कैसे घुसा, वहाँ जो उसकी ब्रिक वॉल की बाउंड्री है उसको तोड़ते हुए अंदर घुस गया।
All the boys ran into the classrooms about and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. तो वो अंदर हाथी पहुंच गया है। सारे जितने भी लड़के हैं वो क्लासरूम्स में भाग गए और अंदर से गेट उन्होंने टाइटली बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड, बीस्ट ने क्या किया, एक भारी सी आवाज़ निकाली। ग्रंट करना है ना, एक भारी आवाज़ निकालना। सो मेक लो शॉर्ट साउंड। आपने देखा होगा स्पेशली सांड को ऐसी आवाज़ निकालते हुए। नॉर्मली जब भी वो गुस्से में होते हैं या बेसिकली अगर आपने सड़क में कभी देखा होगा तो इस तरह से भारी सी आवाज़ निकालते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्रंटिंग। उसने ग्रंट किया और वो इधर उधर फिरने लगा। वॉन्डर अबाउट करना है, फिरना। एंड वो फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ दिया उसने, जो भी वॉलीबॉल के नेट लगे थे उसको फाड़ दिया, एंड जो भी पानी के लिए ड्रम रखे हुए थे उसको किक करके गिरा दिया और उसे पिचका दिया। फ्लैटन करना है ना, पिचका देना। और जितनी भी झाड़ियाँ लगी थी, जो भी श्रब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रोज़ के श्रब्स हो गए, जो भी डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, तो इन सारे पेड़ पौधों को उसने अपरूट कर दिया, मतलब जड़ से उखाड़ दिया। अपरूट करना है ना, जड़ से उखाड़ना। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school buildings. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. Meanwhile, इस दौरान जितने भी टीचर्स थे वो टेरेस छत पे चढ़ गए, जो भी स्कूल की बिल्डिंग थी उसके ऊपर, एंड वहाँ से हेल्पलेसली, बेसिकली निराशाजनक, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेसली, असहाय तरीके से वहाँ से देख रहे थे डेप्रेडेशंस, एलिफेंट की जितने भी डेप्रेडेशंस थे उसको। सो डेप्रेडेशन का क्या मतलब होता है? डेप्रेडेशन यानी एक्ट ऑफ अटैकिंग एंड प्लंडरिंग। एंड प्लंडरिंग का मतलब होता है या तो लूटना या तबाह करना चीज़ों को। सो मेनली इसका मतलब होता है लूटपाट करना या चीज़ों को तबाह कर देना, तो उसको प्लंडर करना भी कहते हैं। तो उसके इस एक्ट ऑफ अटैकिंग और प्लंडरिंग को वो देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो, एक भी सोल यानी एक भी आदमी ज़मीन पर नहीं था। पूरी स्ट्रीट्स एम्प्टी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ के रहने वाले लोग, इनहेबिटेंट्स जो भी हैं, सारे जो भी शहर के हैं, वो एकदम से गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. अब ईश्वरन क्या बोल रहे हैं कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था एंड मैं भी सारा ड्रामा जो है ये हाथी का रूफ टॉप से देख रहा था। एंड मुझे पता नहीं मेरे अंदर अचानक से क्या आया, केम ओवर मी सडनली, मेरे अंदर अचानक से क्या आया। मैंने एक टीचर के हाथ से एक छड़ी पकड़ी और जल्दी से स्टेयर्स लेके सीढ़ियों से नीचे भागा और ओपन में, मतलब खुले में आ गया। मतलब हाथी के सामने जहाँ वो खुले में था ग्राउंड पे, वहाँ पे आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. एलिफेंट ने फिर से ग्रंट किया, भारी सी आवाज़ निकाली और menacingly का मतलब होता है धमकाते हुए या थ्रेटनिंगली। सो धमकाते हुए उसने क्या किया, एक ट्री का ब्रांच जो उसने अपने सूंड पे पकड़ के रखा था उसे फेंका। स्विंग यानी फेंका, थ्रू। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। तो उसने अपना पैर जो है ज़मीन पे ठोका, बहुत सारे मड, मिट्टी और धूल को उसने उड़ाया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड। बट मैं धीरे धीरे उसकी ओर छड़ी को हाथ में रखते हुए आगे बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. जो भी लोग थे इस सीन को एकदम हिप्नोटाइज तरीके से, मतलब वो एकदम भौचक्के हो गए थे, एकदम एक टक देख रहे थे कि हो क्या रहा है। एंड जो हाथी है वो उन्हें रेड आइड देख रहा था। रेड आइड का मतलब होता है एंग्रीली, एकदम गुस्से में उसे देख रहा था। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, एकदम रेडी था तेजी से भागने के लिए उनकी तरफ। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, उसने अपना सूंड उठाया और तेज से चिंघाड़ा। तो ट्रम्पेट करना यानी चिंघाड़ना। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ट। एंड उसी मोमेंट, उसी वक्त मैं आगे बढ़ा एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी सारी ताकत को मस्टर करते हुए, मतलब इकट्ठा करते हुए, गैदरिंग। In fact, muster your strength, muster your courage, muster your force,
ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है मस्टर के साथ, एंड आप इनका यूज़ भी अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो करेज या स्ट्रेंथ को मस्टर करना, या इस केस में फोर्स को मस्टर करना। तो अपने सारी ताकत को उसने गैदर किया और वैक किया। वैक करना यानी स्ट्राइक फोर्सफुली, तेजी से पूरी ताकत के साथ प्रहार करना या स्ट्राइक करना with a sharp blow. Whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. तो उसने कहाँ वैक किया, कहाँ उसने एकदम से मारा उसे? उसकी थर्ड टोनेल, उसकी थर्ड पैर के नाखून क्विक के ऊपर। सो क्विक किसे कहते हैं? क्विक बेसिकली सॉफ्ट टेंडर फ्लैश। तो नाखून के नीचे बहुत ही सॉफ्ट सी जो फ्लैश होती है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है, उसको हम कहते हैं क्विक। सॉफ्ट टेंडर फ्लैश below the growing part of toenail. So growing part of toenail का मतलब क्या हुआ? उगते हुए नाखून के नीचे। दैट मीन्स जो जिंदा नाखून जिसे हम कहते हैं, उसके नीचे जो भी फ्लैश होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसके नीचे उसने एकदम से छड़ी मारी। बीज जो एकदम स्टंड दिखा थोड़ी देर के लिए। स्टंड का मतलब क्या है? शॉक्ड। स्टंड का बेसिकली मतलब ये होता है कि इतना ज़्यादा शॉक हो जाना कि कुछ समय के लिए आप रिएक्ट ना कर पाओ। इतना ज़्यादा शॉक जब आपको लग जाता है, उसको स्टंड होना कहते हैं। तो इतना ज़्यादा शॉक हो गया वो, और हेड से लेके फुट तक, मतलब सर से लेके पाँव तक वो एकदम कांपने लगा और फिर कोलैप्स कर गया। एंड कोलैप्स्ड, कोलैप्स करना यानी गिर जाना। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. And इस पॉइंट पे ईश्वरन अपनी स्टोरी जो है बिना ख़त्म किए उठता है, मम्बलिंग मतलब कुछ बड़बड़ाते हुए। मम्बलिंग करना यानी बड़बड़ाना। ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, आप डेली यूसेज में भी अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। बड़बड़ाते हुए उठा, और क्या बोल रहा है वो कि मैं गैस जला के और जो डिनर है उसको थोड़ा गर्म करके वापस आता हूँ। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. एंड महेंद्र जो एकदम फुल अटेंशन के साथ, रैप्ट का मतलब क्या है? पूरी मगन के साथ। सो पूरी मगन लगा के, पूरे अटेंशन के साथ जो वो सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। लेफ्ट हैंगिंग यानी बीच में किसी को जब आप छोड़ देते हो, लटका देते हो, तो दैट इज सिंपली लेफ्ट हैंगिंग। सो जैसे हिंदी में कहते हैं अब लटका देना, बीच मझधार में छोड़ देना, तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंगिंग। तो उसे इस तरह से उस छोड़ के चला जाता है। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. एंड जब वो रिटर्न करता है, ईश्वरन जो है वहीं से स्टोरी स्टार्ट नहीं करता जहाँ से उसने ख़त्म की थी। सो पिक अप द थ्रेड जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है? रिज्यूम समथिंग। रिज्यूम यानी वापस किसी चीज़ को स्टार्ट करना। सो रिज्यूम समथिंग दैट हैज़ बीन इंटरप्टेड, इसको कहते हैं पिक अप दी थ्रेड्स। तो जहाँ से उसने ख़त्म किया था स्टोरी, वहाँ से स्टार्ट नहीं करता है एकदम से। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। एंड महेंद्र को रिमाइंड करना पड़ता है उसको कि देखो कंक्लूजन पेंडिंग था, वापस फिर हुआ क्या जब वो कोलैप्स कर गया। वेल, अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days later it was led away by its mouth to the jungle. फिर वो बोलता है वेल, एक वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी का मतलब क्या है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है। तो जो भी एनिमल डॉक्टर है वो उसे समन किया जाता है, उसे बुलाया जाता है। समन करना यानी कॉल्ड टू रिवाइव द एनिमल। रिवाइव करना यानी किसी को जीवित करना, या तो अगर कोई मर गया है तो उसको जीवित करना, जो कि ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट स्टिल आप स्टोरीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप रियल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा किसी को होश में लाना। बट ये जो रूट मीनिंग है जिससे ये बेसिकली ये वर्ड आया है, इसका जो मेन मतलब है ये होता है कि वापस जिंदा करना, वापस जीवित करना। बट इसका मतलब ये भी है कि होश में लाना। सो रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, तो उसे वापस होश में लाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। ईश्वरन क्या करता है? श्रग करता है, अपने दोनों कंधे को ऐसे उठा के ऐसे बिहेव करता है कि ये ना ऐसा आम सी बात है जैसे। एंड फिर वो क्या कहता है? 2 दिन के बाद उसे जंगल में उसके महावत के द्वारा ले जाया जाता है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि तुमने ये मैनेज कैसे किया? तुमने इतने बड़े बीस्ट को हराया कैसे? ब्रिंग डाउन करना यानी टू डिफीट। तुमने कैसे हराया? इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। इट टेम्पोरेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। इसका कुछ जापानीज आर्ट से लेना देना है, कहता है वो।
मुझे ऐसा लगता है सर। कराटे या जुजित्सु उसे कहते हैं। मैंने ये कहीं पढ़ा है, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। ये टेम्पररीली, ये कुछ समय के लिए आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है, पैरालाइज कर देता है। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror, and suspense. Whether this story was credible or not, Mahendra would enjoy listening to it because of the inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. So एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब ईश्वरन ने कोई स्टोरी रिकाउंट ना की हो। रिकाउंट करना यानी किसी को बताना, टेल समवन। सो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब ईश्वरन ने कोई एक स्टोरी ना बताई हो, पैक्ड विथ एडवेंचर, मतलब एडवेंचर से भरी हुई, हॉरर से भरी हुई और सस्पेंस से भरी हुई। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। क्रेडिबल का मतलब क्या है, विश्वसनीय, जिस पे आप विश्वास कर सके या जिस पे आप भरोसा कर सके, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो ज़रूरी नहीं था या मैटर नहीं करता था कि स्टोरी विश्वसनीय हो या ना हो, बट स्टिल महेंद्र जो है उसको सुनने में बहुत मज़ा लेता था। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्यों मज़े लेता था? बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे। इनिमिटेबल यानी यूनिक। जिस यूनिक तरीके से ईश्वरन कहानी सुनाता था उसमें ही उसको मज़ा आता था। ज़रूरी नहीं कि स्टोरी कितनी भी विश्वसनीय हो। ईश्वरन जो है ऐसा लगता था कि जो लिविंग क्वार्टर में जो टीवी की कमी है उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही पूरा कर देता था। सो मेकअप फॉर, मोर देन मेकअप फॉर, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करना यानी कॉम्पनसेट करना या किसी की कमी पूरी करना। सो ज़रूरत से ज़्यादा ही उसे कॉम्पनसेट करता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." तो एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट खा रहा था तो ईश्वरन पूछता है कि क्या मैं डिनर में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ सर। आफ्टर ऑल, आज क्या है, एक शुभ दिन है। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, आखिरकार। आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार। एंड ट्रेडिशन के मुताबिक, जो भी हमारी परंपरा है उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे डेलिकेसीज यानी बहुत सारे व्यंजन पकाते हैं आज, और हम उन्हें अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी आत्माओं को हम बेसिकली सौंपते हैं, उनको चढ़ाते हैं, फीड करते हैं। तो इसीलिए आज हम कुछ स्पेशल बनाएंगे। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. And उस रात महेंद्र ने बहुत ही डिलीशियस डिनर एंजॉय किया और उसने ईश्वरन को भी कॉम्प्लीमेंट दिया, तारीफ की उसके culinary skills पे। culinary skills यानी उनकी कुकिंग स्किल्स पे, ऑफ कुकिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू कुकिंग इज कॉल्ड culinary। उसके कुकिंग स्किल्स की उन्होंने तारीफ की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, प्लीज दिख रहा था, और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एक्सपेक्ट ना किया गो, अचानक से वो लॉन्च करता है। लॉन्च इनटू यानी एकदम से स्टार्ट करता हुआ एनर्जेटिकली मोस्ट गैरिश अकाउंट। गैरिश का मतलब है बहुत ही भड़कीला या दिखावटी, जिसे हम कहते हैं। सो बहुत ही तड़क भड़क वाला एक स्टोरी जो है वो, जिसमें सुपर नेचुरल, जिसमें भूत प्रेत हो। सो भूत प्रेत से संबंधित को हम सुपर नेचुरल कहते हैं। सो भूत प्रेत से संबंधित एक इंसिडेंट। सो अकाउंट का मतलब होता है रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट या इंसिडेंट। तो किसी भी एक इवेंट के बारे में कुछ बताना, रिपोर्ट करना, यानी किसी को जैसा कुछ हुआ है वो इवेंट बताना। तो बहुत ही तड़क भड़क एक अकाउंट जो है वो उन्हें बताने लगा, जो कि भूत प्रेत से संबंधित था। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after this satisfying meal. तो क्या बोलता है कि आपको पता है सर, ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है जो हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो एक समय में शमशान था या ब्यूरियल ग्राउंड था, जहाँ पे बेसिकली डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। तो एक सेमेट्री था। तो महेंद्रा क्या होता है, जर्क आउट करता है। जर्क आउट यानी किसी को एकदम फोर्सिबली बाहर निकालना, पुल्ड आउट सडनली। तो कहाँ से उन्हें झटके से निकाला? उनकी प्लेजेंट रेवरी से। सो रेवरी यानी डे ड्रीम,
सो अच्छा खाना खाने के बाद वो कहाँ ड्रिफ्ट कर गए थे, ही ड्रिफ्टेड यानी मूव स्लोली, धीरे धीरे वो सपनों की दुनिया में जा रहे थे, बेसिकली अपने थॉट्स में बेसिकली गुम हो रहे थे। एक अच्छा खाना खाने के बाद नॉर्मली जब आप बहुत सारा खाना खा लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो आप धीरे 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 आपको नींद आने लगती है, आप धीरे धीरे अपने ख्यालों में खोने लगते हो। तो वैसा उनके साथ कुछ हो रहा था। बट जैसे उन्होंने शमशान के बारे में बात की तो एकदम से वो जर्क आउट कर गए, मतलब एकदम इस थॉट से, इस प्लेजेंट रेवरी से वो निकल के बाहर झटके से आ गए। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. मुझे पहले दिन से ही पता था जब मैंने एक ह्यूमन स्कल, एक इंसान की खोपड़ी जो है अपने रास्ते में पड़ी हुई देखी। इवन नाउ, इवन आज भी जो है मैं बहुत सारी ऐसी खोपड़ियाँ देखते रहता हूँ, कम अक्रॉस है, मेरे रास्ते में ये आती रहती हैं, एवं कुछ हड्डियाँ आती हैं, ईश्वरन ने कंटिन्यू किया। तो चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।